लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होगा। कह रहा है कि जब बाहरी कोई आक्रमण हो जाएगा या कोई मतलब आंतरिक गड़बड़ी आ जाएगी राज्य में, तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि ये इस राज्यों की रक्षा करने का दायित्व किसका होगा? केंद्र का होगा। तो ये है आपका आर्टिकल 55, 56 नहीं है, याद रखिएगा। 56 में क्या है? राज्यों में प्रशासनिक तंत्र का विफल होना या फिर राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 355 कहता है कि जब राज्य में मान लो कोई राज्य पर कोई आक्रमण देश पर हो जाए, तो उस राज्य पर, मान लो जैसे पंजाब है वो पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है, तो पंजाब पर मान लो जब भारत पाकिस्तान कभी हमला करेगा तो पंजाब पर करेगा, लेकिन फिर उस पंजाब की रक्षा करने का दायित्व किसका होगा? तो पंजाब की रक्षा करने का दायित्व होगा केंद्र सरकार का। और अगर मान लो पंजाब में कोई आंतरिक अशांति, कोई आंतरिक विद्रोह पैदा हो जाए, तब भी उस पर किसका अधिकार होगा, मतलब किसका दायित्व होगा रक्षा करने का? तो केंद्र सरकार का। यह आर्टिकल 355, 356 में आपका यही कहता है। वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा मतलब LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी मतलब तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था? कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन जो है सुविधा को अपनाया गया था? तो आपको याद होगा सन 2000 में, वर्ष 2000 में नरसिम्हन समिति आई थी। कौन सी समिति आई थी? नरसिम्हन समिति आई थी सन 2000 में। इसी के अनुशंसा पर LAF को अपनाया गया था। उसके अलावा गोपीनाथ समिति जो है, श्यामला गोपीनाथ समिति, ये सन 2008 में आई थी। कब आई थी? श्यामला गोपीनाथ समिति जो है वो सन 2008 में आई थी और इसका क्या था? वित्तीय समावेशन में प्रगति की समीक्षा करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद और एक समिति है जो PR खन्ना, ये सन 2013 में आई थी। कब आई थी? 2013 में आई थी। और ये जो AS घोष समिति है ये सन 2011 में आई थी। कब आई थी? सन 2011 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन का चयन कीजिए। तो यह लिखा है कि यह उत्तर प्रदेश का क्या? एक भ्रष्टाचार रोधी संगठन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर आगे देखते हैं, लोकायुक्त का पद जो है अधिनियम 1976 के तहत किया गया है। फिर कह रहा है वर्तमान जो लोकायुक्त है वो विशंबर दयाल साहब हैं। ये जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें ट्रिक क्वेश्चन आपको फंसा रहा है कि किस तरीके से आपको क्या फंसाने की कोशिश कर रहा है कि क्या लोकायुक्त का कार्यकाल इस तरीके से है, क्या है। तो आप इसको समझिएगा। आपको ये पता है कि इसमें से सही तो अब एक ही होना है। क्या? सही तो एक ही होना है। बिल्कुल है बात सही कि नहीं? अब एक ही सही होगा तो कौन सा एक सही होगा? भाई सबको पता है लोकायुक्त हो या लोकपाल हो, क्या है? एक भ्रष्टाचार रोधी संगठन है। जब पहले ही हमको पता चल गया कि ये एक भ्रष्टाचार रोधी संगठन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगला एक इसमें है लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो नहीं, लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसको कब? 1976 नहीं, कब? 1977 के तहत स्थापित किया गया था, अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट कह रहे वर्तमान जो विशंबर दयाल है उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं, तो वर्तमान काट दो, पहले थे। क्या थे? पहले लोकायुक्त थे। और वर्तमान कौन है? वर्तमान है आपके संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा। तो वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा साहब हैं। तो लोकायुक्त का गठन जो हुआ था यूपी में वो 14 सितंबर 1977 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1977 को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 14 सितंबर 1977 को तो लोकायुक्त का जो है गठन किया गया था, लेकिन अधिनियम जो था वो 1975 था, 1975 अधिनियम था। और स्थापित कब किया गया? तो 14
सितंबर 1977, मतलब 14 सितंबर 1977 को विशंभर दयाल जी यूपी के पहले लोकायुक्त बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन है, भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर आपका है फुलवारी नल वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है? फुलवारी के नल वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पे? फुलवारी के नल वन्यजीव अभ्यारण्य में है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका उदयपुर। कहाँ? उदयपुर राजस्थान। तो फुलवारी के नल वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया है। सर इसका वन्यजीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ ये सब कहाँ पे हैं? ये दोनों कहाँ पे हैं? ये राजस्थान में ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व, क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व व्यय का उदाहरण है? कह रहा है कि राजस्व व्यय का उदाहरण, मतलब सरकार जिसमें व्यय करती है, राजस्व व्यय का उदाहरण है। तो याद रखना, राजस्व व्यय का उदाहरण क्या है? जमीन खरीदना, ये राजस्व व्यय नहीं होगा। कंपनियों में निवेश करना, ये भी व्यय नहीं होगा। सरकारी मशीन, व्यय मतलब वो जहां पर ये व्यय करते हैं और वहां से इनको पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो होता है व्यय। तो व्यय किसमें होगा? कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में। व्यय वही होता है जहां पर व्यय मतलब खर्चा कर देना। ये सारा निवेश है। ये क्या है सर? ये जितना है वो क्या है सर? निवेश है। और व्यय जो है, निवेश वो होता है जहां पर सरकार पैसा लगाती है और उसके बाद सरकार को वहां से आय अर्जित होती है। लेकिन क्या सरकारियों को जो वेतन भुगतान करते हैं उससे सरकार को कुछ पैसा मिलेगा? वो सेवा के बदले पैसे दे रही है। तो जो व्यय का उदाहरण क्या है? यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य ने पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? भारत के किस राज्य ने, कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है? तो याद रखना, ये की है आपके मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। और मध्य प्रदेश ने क्यों किया है? और एक चीज याद रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र। और एक चीज याद रखना, सर्वाधिक यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र भी है, सर्वाधिक क्षेत्र। सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है वो आपके अंडमान निकोबार में है, लेकिन सर्वाधिक वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जो है वो यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है? याद रखिएगा, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान बिल्कुल शामिल होगा राष्ट्रीय आय की गणना में। सरकार द्वारा निःशुल्क सेवाएं जो है वो भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होती हैं। रक्षा और सुरक्षा सेवाएं जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होती हैं। बेरोजगारी भत्ता आपका राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? तो बेरोजगारी भत्ता, बिल्कुल याद रखिए इसको, बेरोजगारी भत्ता जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होता। इसके अलावा और जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे विदेशी उपहार हो गए, और फिर क्या होगा, एक तो विदेशी उपहार हो गए, उसके अलावा जो कॉर्पोरेट लाभ होते हैं, कॉर्पोरेट लाभ कर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। पूर्वांचल के 28 जिलों के, क्वेश्चन क्या है? पूर्वांचल के 28 जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए गठित विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ विकसित किया गया है? सबसे पहली बात, पूर्वांचल के 28 जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए गठित पूर्वांचल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखना, पूर्वांचल में अगर ज्यादा आए पूर्वांचल की बात, तो आप सबसे पहले पूर्वांचल में एक ही जगह लगाने की कोशिश करना, वो है आपका बाबा जी की नगरी गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है?
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, क्योंकि पूर्वांचल का जो मेन हब है वो गोरखपुर ही माना जाता है। ठीक है, जो बनारस वो अपना दक्षिण पूर्वी हिस्से में आता है, वहां से पूर्वांचल का हिस्सा ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेन पूर्वांचल में सबसे प्रमुख एरिया है वो अपना गोरखपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो डैश में मतलब किस वर्ष में अपनाई गई, जो अपनाई गई पिछली नीति को प्रतिस्थापित करेगा। तो कौन सी नीति को, मतलब 2017 में जो नई नीति आई है वो अपने से पहले किस नीति को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब इससे पहले कौन सी नीति काम कर रही थी। तो वर्ष 2002 की जो नीति थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सन 2002 को यह प्रतिस्थापित करेगी सन 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस पुस्तक में लिखा है, किस पुस्तक में अग्निमित्र और विदिशा की राजकुमारी के साथ जो है, विदिशा की राजकुमारी का नाम था मालविका, क्या नाम है, मालविका। तो किस पुस्तक में विदिशा के मतलब अग्निमित्र और विदिशा की राजकुमारी मालविका के प्रेम संबंध का उल्लेख है। ये आपको पता होगा, ये कालिदास की है मालविका अग्निमित्रम, नाम से आप लोग मतलब कर लेंगे। जैसे कि महाभाष्य जो है पतंजलि की है, पतंजलि की क्या है, महाभाष्य है। मेघदूत किसकी है, तो ये दोनों कालिदास की हैं। ठीक है, लीलावती जो है गणित की पुस्तक है, और इनके जो राइटर है उनका नाम आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, आप लोग इसके राइटर का नाम कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मालविका, अच्छा कालिदास के बारे में याद रखिएगा, कालिदास किस वंश के दरबारी कवि थे, तो गुप्त काल में। किस काल में थे, गुप्त काल के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, गुप्त काल, ये गुप्त काल से संबंधित हैं। इनकी और सारी पुस्तकें हैं, जैसे कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम हो गई, और काफी हैं, जैसे कि अरे काफी हैं, आप भी ध्यान नहीं आ रही है दिमाग में, इतनी काफी है फिलहाल। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से यूपी की किस जेल में फांसी दी गई थी। याद रखिएगा खुदीराम बोस जी के बारे में कि खुदीराम बोस जो थे, खुदीराम बोस जो थे, एक सेकंड, खुदीराम बोस को यूपी के किस जेल में फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी यूपी के मुजफ्फरपुर जेल में। किस जेल में फांसी दी गई थी, मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। और एक चीज और याद रखना, खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये शहीद बने थे। मतलब तो हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी इनको। कब सबसे कम उम्र, तो उम्र कितनी थी इनकी, 18 वर्ष 8 महीने और 11 दिन। कितने वर्ष, 18 वर्ष 8 माह और 11 दिन, इतनी उम्र थी इनकी जब इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और हुआ क्या था, याद रखिएगा कि एक ब्रिटिश न्यायाधीश था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था, किंग्सफोर्ड नाम था। ठीक है, तो वो ये उनसे बहुत, ये लोग मतलब बंगाल में ये बड़े परेशान थे उससे। ऐसा मतलब था कि उसके मतलब वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी सजा दे देता था, बड़ी बड़ी सजाएं दे देता था। तो ये लोग जो आक्रोशित हुए, तो खुदीराम बोस और एक और व्यक्ति थे, खुदीराम बोस के साथ एक और इनके साथी थे, उनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया, जो 1908 में, 1908 में क्या किया गया, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 में क्या किया, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। किसका, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, और उसके बाद जब किंग्सफोर्ड तो खैर नहीं मरता है,
लेकिन क्या होता है कि जब पुलिस इनको पकड़ने जाती है तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। और जो खुदीराम बोस हैं ये पकड़े जाते हैं और इनको फिर क्या किया जाता है, इनको फांसी दे दी जाती है, याद रखिएगा। इसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस दिन को मनाने की घोषणा की गई है? ये याद रखना, 21 दिसंबर को की गई है। कब की गई है? 21 दिसंबर को यह घोषणा की गई कि 21 दिसंबर को क्या मनाएंगे, विश्व ध्यान दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए व्यक्तियों की जो सूची है, ये व्यक्ति जो है आपके, ये यूपी के लोकायुक्त रहे हैं, तो इनका क्रम लगाना है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन रहे थे पहले, आप सबको पता है, पहले लोकायुक्त कौन थे, बिशंबर दयाल थे, ठीक है। उसके बाद बिशंबर दयाल के बाद कैलाशनाथ गोयल थे। कौन से, कैलाशनाथ गोयल, ये 5वें थे। और फिर संजय मिश्रा तो वर्तमान है, संजय मिश्रा जो हैं वो वर्तमान में क्या है, यूपी के लोकायुक्त हैं। और जो राजेश्वर सिंह थे ये 7वें थे, 7वें थे। तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले पहले मतलब 4 में बिशंबर दयाल हो गए, क्या आएगा आपका 4 1 3 2। तो देखिएगा 4 1 3 2 किसमें मिल रहा है, 4 1 3 2 मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो अपना यही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कह रहा है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अवकाश हो, उसके दौरान राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? पहली बात तो अनुच्छेद में बता देता हूं, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 कहता है कि अगर मान लो संसद का सत्र न चल रहा हो, किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया हो, तो क्या होगा, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह क्या करेगा, वह अध्यादेश पारित कर सकता है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब संसद का सत्र चलेगा, मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, तो फिर संसद के सत्र चलने से अध्यादेश कब तक प्रभावित रहेगा, अध्यादेश जो है प्रभावित अगर क्या हो, इसमें दो स्थितियां हो सकती है, एक तो अनुमोदन हो जाए, आप लैंग्वेज को समझिएगा, मान लो राष्ट्रपति ने अध्यादेश पारित कर दिया, ठीक है, अध्यादेश जारी कर दिया, फिर उसके बाद संसद का सत्र जब चला तो 6 महीने और 6 सप्ताह, कितना टाइम, अनुमोदन कितने टाइम में हो, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, या मोटी मोटा कहें 7.5 माह, कितने, 7.5 माह। अगर इस समय के भीतर संसद इसको इतने दिनों के भीतर अगर अनुमोदित कर देती है तो अध्यादेश क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, वरना 7.5 माह समाप्त होते ही अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद के सत्र के न चलने की स्थिति में जारी होगा। फिर जब संसद का सत्र चलेगा तो 6 माह और 6 सप्ताह मतलब लगभग 7.5 माह के भीतर इसको स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद। फिर आर्टिकल 110 आपके सामने है, तो आर्टिकल 110 जो है वो किसके बारे में बात करता है, वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक। आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है, वित्त विधेयक के बारे में बात करता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। माघ खिचड़ी गुड़िया बाजार होली का उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है, यूपी जीके का क्वेश्चन है कि माघ खिचड़ी ठीक है, गुड़िया या गुड़िया भी हो गए, फिर बजहर बाजहर या होली का उत्सव उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, थारू। तो थारू द्वारा ही इसे मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो जो थारू जनजाति है पाई कहाँ जाती है, पाई जाती है शिवालिक के निचले श्रेणियों में, शिवालिक
हिमालय के तराई भागों ये शिवालिक हिमालय के तराई भागों में पाई जाती है। याद रखना इस चीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग जाते हैं। शहरों और इनके संस्थापकों के युग में कौन सा सुमेलित है? आपसे पूछ रहा है कि शहरों में और संस्थापक, मतलब ये शहर दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं, और आपसे पूछा इनमें से कौन सा इसका युग्म जो है वो सुमेलित है। आप इसको देख के बताइए कौन सा सुमेलित है। चलिए, जौनपुर फिरोजशाह तुगलक। याद होगा आपको कि जौनपुर की नींव जो है 1359 में रखी गई थी। कब? 1359। जौनपुर की स्थापना कब होती है? जौनपुर की स्थापना होती है 1359 में। आप इसकी थोड़ा कहानी समझिए। सामने आपके नाम लिखा है फिरोजशाह तुगलक। ये किस वंश का था? तो तुगलक वंश का था। किस वंश का था? तुगलक वंश। ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। तुगलक वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन उसके बाद फिर राजा बनता है, बादशाह जो बनता है वो कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब MBT। उसके बाद राजा कौन बनता है? MBT बनता है। MBT का चचेरा भाई था FST, मतलब फिरोज शाह तुगलक। FST तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसने अपने भाई MBT का जो बचपन का नाम था, पुराना नाम था, वो था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। अब आपको जौनपुर समझ में आएगा। तो MBT का जो पुराना नाम था वो जौना खां था, पहले का नाम। अब जो चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका चचेरा भाई राजा बनता है। तो इसने अपने भाई की याद में, यहां तक कि मतलब इसने अपने भाई की याद में क्या किया? जौनपुर शहर का निर्माण किया। क्या किया? जौनपुर शहर की स्थापना की। फिर आपको याद होगा लोधी वंश का एक शासक है सिकंदर लोधी। ये लोधी वंश का शासक है सिकंदर लोधी। इसने आगरा की स्थापना की 1504 में। कब? 1504 में की। और ये जो आपको बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, और ये करवाया 1223 में। ठीक है, 1223 में इसका निर्माण कराया। इल्तुतमिश कब से कब तक राजा रहा? तो आपको पता होगा कि जो इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश का है। तो गुलाम वंश में सबसे पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कौन आया सबसे पहले? गुलाम वंश। गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में 1206 से 10 तक रहा ऐबक। कौन रहा? ऐबक रहा। उसके बाद 1210 में कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। और 1210 से लेके 1236 तक, कहां तक? 1210 से 1236 तक कौन रहता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रहता है। इसी को दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वो 4 साल रहा, वो ज्यादा रह नहीं पाया, तो इसी को जो है, और इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश जो है वो किसका गुलाम था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात का मतलब है कि औरतों, मतलब महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। कहां पे सर्वाधिक है? तो जौनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वर्तमान संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना, क्या कह रहा है? नहीं है। अब क्या नहीं है? सबसे पहले 10 सदस्यों को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा व्यवहारिक अनुभव अर्थात कला, विज्ञान आदि के आधार पर मनोनीत किया जाता है। एकदम सत्य वचन। राज्यपाल जो है किस कला, विज्ञान, मतलब इनके व्यवहारिक अनुभव पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राइट, एकदम। 38 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ये भी सही है आपका। फिर 36 सदस्य जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। ये भी सही है।
इसमें ये 16 सदस्य शिक्षक संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत है। 16 की जगह कितने हैं, 8 सदस्य हैं, और 8 जो है वो हैं स्नातकों द्वारा। 8 सदस्य शिक्षकों द्वारा, शिक्षक सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और 8 जो है वो किसके द्वारा, स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऐसी है हमारी यूपी की विधानसभा की संरचना। कैसी है, इस तरीके की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। क्या क्वेश्चन है, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। तो वर्ष 1951 में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा के रूप में घोषित किया गया। और फिर अगली कौन सी भाषा, और 1989 में उर्दू को जोड़ा गया। क्या किया गया, उर्दू जोड़ी गई। तो याद रखें, 1951 में हिंदी को और 1989 में उर्दू जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठकों में संकल्प क्या कह रहा है, ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है। क्या कह रहा है, ग्राम सभा में की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो ये रखेगा आपका ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन रखता है, ग्राम पंचायत अधिकारी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का पूर्ण रूप क्या है। आपने आशा का नाम सुना होगा। आशा का पूर्ण रूप क्या है, तो आशा का पूर्ण रूप है एथराइड, जो मान्यता प्राप्त, मतलब एथराइड करके है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट करके। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आशा का फुल फॉर्म क्या है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्ता। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई। क्वेश्चन बढ़िया है, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब प्रारंभ की गई। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्या है, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब प्रारंभ की गई। तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना प्रारंभ की जाती है 2023 में। 2023 में इसको प्रारंभ किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। मतलब यह था कि गौ पालन को प्रोत्साहन करने के लिए। इसका मामला यह था कि जो ज्यादा, मतलब जो गाय रखते हैं जो व्यक्ति ज्यादा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। ये पिछला भी क्वेश्चन आ चुका है अभी कुछ देर पहले 1974 में। 1972 में क्या होता है, 1972। 1972 में क्या होता है, 1972 में WPA मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। ठीक है, तो याद रखना 2002 में जैव विविधता आती है। तो ये जो है याद रखिएगा। और 1991 में क्या आएगा, एक सेकंड रुकिए, मैं अभी थोड़ा चेक कर लेता हूं। ठीक है, 1981 में जो है वायु प्रदूषण रोकता। कौन है, वायु प्रदूषण। ठीक है, 1900। और ये जो है आपका, ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस संस्थान ने सिफान संचालित थर्मल विलवणीकरण प्रणाली को विकसित किया है जो समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करेगी। तो ये किया है आपकी भारतीय विज्ञान संस्थान ने। किसने किया है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लिग्नाइट क्या है, अयस्क है। लिग्नाइट भंडार नेवेली में है। कहाँ है, नेवेली में है। तो नेवेली किस राज्य में है, तो नेवेली आपका कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा नेवेली, तमिलनाडु में पड़ेगा। नेक्स्ट, किस संगठन द्वारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा
कौन सा है? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा 2025 में 1080 NM CMOS, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ष 2025 में 1080 CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग करके, क्या नाम है इसका? विक्रम 3201, क्या नाम है? विक्रम 3201 विकसित किया है। तो ये विकसित किया है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने। किसने विकसित किया है? सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, अगस्त 2018 में लॉन्च किए गए पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव और CRZ क्लियरेंस के लिए एकल खिड़की एकीकृत प्रणाली नाम है परिवेश। क्या नाम है? परिवेश। परिवेश का पूर्ण रूप क्या है? परिवेश का क्या कर रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है? तो परिवेश का फुल फॉर्म आपको क्या होगा? परिवेश का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इनरेक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंट सिंगल हब विंडो। याद रखना, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इनरेक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंट सिंगल विंडो हब। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन है वो क्या है? वन एवं निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? हम लोगों को देखना है कौन सा कथन सही है। लिखा है भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वनों में उगने वाले बांस को काट के गिराने का अधिकार दिया गया है। क्या किया गया है? काट के गिराने का अधिकार दिया गया है, ये आपका कह रहा है। सबसे पहली बात, ये 1928 नहीं 2018 के अनुसार। इसमें कब संशोधन? 2018 के अनुसार। तो ये पहला कथन आपका गलत है। दूसरा कथन है अनुसूचित जनजाति मान्य पारंपरिक वनवासियों को मान्यता अधिनियम 2000 के बांस के गौड़ वन उपज, मतलब बांस जो है एक गौड़ वन उपज है। 2006 के अनुसार क्या है? बांस जो है एक गौड़ वन उपज है। बिल्कुल है, सही है आपका कथन। फिर कह रहा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी मतलब वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम वर्ष 2006 वन निवासियों को गौड़ वन उपज का स्वामित्व की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है। तो आपके कथन जो है पहला गलत है, दूसरा तीसरा जो है इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्रांतियों को मिलाना है। क्रांतियां बहुत पूछी जाती है, जितनी भी हो याद रखना। जो क्रांति है वो बहुत पूछी जाती है, जैसे कि पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगी, ठीक है। और जो स्वर्णिम क्रांति है वो बागवानी और शहद से हो जाएगी। धूसर क्रांति, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से हो जाएगी। ब्राउन मतलब धूसर क्रांति जो है वो, भूरी क्रांति कहो या धूसर क्रांति कहो, वो किससे होगी? आपकी उर्वरक से होगी। तो चलो मिला लेते हैं। पहले का दूसरा मतलब बागवानी, ठीक है। पहले दूसरा दो में मिल गया। फिर दूसरे का चौथा मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? आपको नाम याद होगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। क्या नाम है इनका? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, यूपी में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? यूपी में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो यूपी में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की जाती है सन 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दिसंबर 2024 में कक्षीय डॉकिंग का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? तो मिशन का नाम है स्पेडेक्स। क्या नाम है? स्पेडेक्स। आप समझिएगा थोड़ा इसके बारे में। कक्षीय डॉकिंग क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये कक्षीय डॉकिंग ये होता है कि मान लो स्पेस में हमारा कोई जो है स्पेस स्टेशन पहले से स्थापित है, या स्टेशन जो है कोई यान हमारा है, तो हम यहाँ से दूसरा स्पेस यान भेज देंगे।
वो वहां जाके उसमें क्या करेगा, डॉकिंग मतलब आप उसको कनेक्ट करेगा, उससे अपने यात्री जो अपना या डाटा है वहां ट्रांसफर करेगा और सारी चीजें आपस में दो यानों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, स्टेशन को ऊपर जोड़ने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेडएक्स। मिशन कौन सा है, स्पेडएक्स है। फिर क्या लिखा है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे हैं कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आप एक चीज याद रखिएगा, पंचायत का सदस्य बनने के लिए अगर आप पंचायत का अगर सदस्य, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो पंचायत में मतदान के लिए आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन सदस्य बनने के लिए मतलब आप मान लो प्रधान बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए, उनकी 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 साल किसके लिए, मतदान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस का उद्देश्य भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करना था। तो याद होगा आपको, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में एक क्या किया गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था, अखिल भारतीय संघ। किसकी स्थापना की गई थी, अखिल भारतीय संघ की। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी साथ में ही, क्या, संघीय न्यायालय। ठीक है, इसी टाइम पर तो जो संघीय ढांचा का प्रदान किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। साइमन कमीशन 1927, आपको पता होगा साइमन कमीशन 1927 आया था, किस लिए, ये 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था, समीक्षा के लिए। अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉन साइमन। और जॉन साइमन थे वो उदारवादी पार्टी के थे, उदारवादी दल। तो ब्रिटेन में उदारवादी दल का जो नेता थे जॉन साइमन, उनको भेजा, सदस्य थे जॉन साइमन, उनको भेजा जाता है अध्यक्ष बनाकर 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या करने के लिए, विवेचना मतलब समीक्षा करने के लिए। 1919 में क्या था, तो 1919 का जो शासन अधिनियम था इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसमें क्या था, इसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। इसमें क्या था, इसमें सिख और ईसाई और महिला को क्या किया गया था, निर्वाचन कोटा दिया गया था। ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 है, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो। याद रखना, दो नाम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। तो अब दो नाम दिख रहे होंगे आपको, आप दो नामों से क्या समझते हैं, देखो जो मार्ले था वो क्या था, भारत सचिव था, क्या थे, भारत सचिव, भारत सचिव। और जो मिंटो थे वो थे वायसराय, भारत में क्या थे, वायसराय थे। भारत सचिव कहां रहता था, ये लंदन में रहता था, कहां रहता था, लंदन में। और वायसराय जो था वो भारत में रहता था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था, मुस्लिमों को निर्वाचन कोटा दिया गया था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, याद रखिएगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कहां से होती है, मार्ले मिंटो सुधार से। उसके बाद फिर जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसने तो और चार चांद लगा दिए 1919 में। इसने सिखों को, ईसाइयों को, महिलाओं को अलग अलग बांट दिया। उसके बाद फिर 1932-33 के बाद जब पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है, पूना पैक्ट के बाद हरिजनों को भी अलग दे दिया जाता है कोटा। तो अब यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन करेंट से, पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। क्वेश्चन बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन है कि पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन
कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? पोलर भवन और सागर भवन का गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। पोलर भवन और सागर भवन का उद्घाटन गोवा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो 9 है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 1857 को, मतलब 1857 की जब क्रांति हो रही थी, तब नाना साहब को कहाँ का पेशवा बनाया जाता है? तो कानपुर। कहाँ का? कानपुर का। तो अब ये जो 1857 की क्रांति के बारे में देख लीजिएगा, 1857 क्रांति, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये शुरू होती है 10 मई 1857। कहां से? कहां से ये शुरू होती है? मेरठ से। 11 मई को कहां पहुंचती हैं? दिल्ली। और दिल्ली पहुंच के क्या करते हैं? बहादुर शाह सेकंड था, इसको क्या करते हैं? इसको भारत का बादशाह घोषित करते हैं, मतलब क्रांति का नेता घोषित करते हैं। क्रांति का नेता, याद रखिएगा। तो ये 11 मई को पहुंचते हैं। 5 जून को नाना साहब को पेशवा बनाया जाता है। इलाहाबाद और लखनऊ से कौन होती है? लखनऊ से होती है बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से, उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा, क्या कह रहा है? तराई क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। क्या कहता है? तराई क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये गलत है। इसमें कितनी होती है? तराई क्षेत्रों में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 120 से 150 होती है। कितनी? 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो गलत है। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उमस का चरम अनुभव होता है। ये क्वेश्चन आपका सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? पहला गलत है। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पर जब धूप निकलेगी तो उमस ज्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र? पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र का मतलब है आपका नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालयी राज्य हैं उनके बारे में कर रहा है बात। तो पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा। कहाँ पे है? नामदफा। और ये पड़ेगा कहाँ पे? नामदफा पड़ेगा अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे केबुल लामजाओ जैसे निम्नलिखित में से केबुल लामजाओ जो है वो भी आपका कहाँ पर है? मणिपुर का है। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। हमका लाग रहा है। तो बांदीपुर कहाँ का है? कर्नाटक का है। केबुल लामजाओ मणिपुर का। यहाँ पे डांसिंग डियर पाया जाता है। डांसिंग डियर, ठीक है, डियर। और क्या होता है? ये तैरता हुआ है। कैसा है? तैर रहा है। तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट आप सबको पता है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसको 1936 में 1936 में किस नाम से किया गया था? तो हेली से। हेली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट रखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। याद रखना, सरोजिनी नायडू संविधान सभा में कहां से थी? बिहार से निर्वाचित हुई थी। बिहार से निर्वाचित। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में
इसमें कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो यूएन में जो हमारे भारत जो है यूएन की पहली महिला जो है हमारी प्रतिनिधि बनी थी। नेक्स्ट, स्पेडेक्स मिशन की सफलता के साथ, स्पेडेक्स मिशन की सफलता के साथ भारत जनवरी 2025 में, स्पेडेक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्पेस में डॉकिंग के लिए था, स्पेस डॉकिंग की सफलता के बाद यह अंतरिक्ष उपलब्धि हासिल करने वाला किस नंबर का देश बन गया है? तो याद रखना भारत अब चौथा देश बन गया है। तो फिर पहला कौन था? पहला था यूएसए, यूएसएसआर, मतलब ये क्रम नहीं है। तीसरा जो है तीसरे नंबर पे है चाइना। क्रम आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये 3 इससे पहले थे, ऐसा नहीं कि पहले भी यूएसए होगा, हो सकता है यूएसएसआर हो, ठीक है, लेकिन चाइना तीसरे पे तो कंफर्म है। भारत जो है वो चौथा बन गया ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोजित जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे उनके बारे में क्या करना है हम लोगों को? विचार करना है। उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन हुए थे उनको लेकर क्या करना है हम लोगों को? उनका क्रम मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले 1916 का कौन सा है? 1916। सबसे पहले देखते हैं 1916। हम लोगों को याद है 1916 में क्या किया गया था? सबको आपस में जोड़ा गया था। तो 1916 लखनऊ, 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू बनी थी अध्यक्ष, 1905 कहा? बनारस, और मेरठ कहा? 1946 में। तो पहले का चौथा, तीसरा सॉरी, तो 1 का 3, 2 में मिल रहा है, ठीक है, 2 का 4 मतलब A का 3, B का 4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखिएगा। अब इसके अध्यक्ष देख लीजिएगा, तो सबसे पहले जो मेरठ अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, अगला कानपुर की थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला। इससे पहले एनी बेसेंट बनी थी, वो भारतीय नहीं थी, वो विदेशी थी। फिर लखनऊ में कौन थे? तो लखनऊ में थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। बनारस में कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोखले साहब थे। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? के राजनीतिक गुरु। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु पूछ लिए। भैया गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको याद होगा सीआर दास थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश धान के उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान पर है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश धान उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो हमारा भारत जो है वो धान के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है। तो फिर दूसरे नंबर पे कौन है? चीन जो है आपका, चीन क्या है? दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। थर्ड पे कौन है? इंडोनेशिया। थर्ड पे कौन है? इंडोनेशिया है। फोर्थ पे बांग्लादेश और 5 पे वियतनाम। 4 पे कौन है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और 5 पे वियतनाम है। याद रखना, ये क्रम याद रखना, भारत, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन आपदाओं, विशेष रूप से वन आग को रोकने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावी है? नियमित पतला करना, मतलब ही नहीं उठता। जानवरों की आबादी की निगरानी करना, आग से कोई मतलब नहीं। सार्वजनिक पहुंच को रोकना, थोड़ा बहुत कारगर है लेकिन कहां तक आप रोकेंगे? क्या है? अग्नि अवरोधक बनाना। क्या करना? अग्नि अवरोधक बनाना। इससे क्या होगा? वनों की जो आग लगती है उसको क्या होगा? मान लो यहाँ पे जैसे ये कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, इस वाले एरिया में क्या हुआ? आग लग गई, आग लग गई मान लो,
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डिवाइडर बना दिए जाएंगे, चीजें यहाँ पे आपस में बांट दी जाएंगी, इस वाले पेड़ों तक आग न पहुंचे। तो ये जो तकनीकी है वो ज्यादा कारगर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरू उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो गेरू उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांदा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया। ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित बजट, जो ग्रामीण विकास विभाग है उसको विभाग को आवंटित बजट के लगभग आधे हिस्से, आधे का मतलब है 50% से अधिक, 51% हिस्से का योगदान था किसमें? तो मनरेगा में था। मनरेगा में कितना योगदान है ग्रामीण विकास विभाग का? तो लगभग आपका आधा हिस्सा। मनरेगा में कितना है? लगभग आधा हिस्सा। ठीक है, मनरेगा के लिए बजट है 61,500 करोड़। 61,500 करोड़। कितना? 61,500 करोड़। और एक चीज याद रखिएगा, 61,500 करोड़ है तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा की शुरुआत होती है 2005 में, ये भी याद रखिएगा। अब की बार बजट का 51% जो ग्रामीण विकास विभाग का बजट था उसका 51% जो है इसमें आवंटित किया गया मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियां हैं और उनको मिलाना, फिर से बढ़िया क्वेश्चन। तो थारू हमको पता है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, जो मिल जाए लगा देना है। ठीक है, टोडा जो है वो आपको पता होगा ये तमिलनाडु की जनजाति है। सांथाल जो है अपनी झारखंड की है, सांथाल परगना। और गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की है। चलो मिलाते हैं, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा, मतलब ऑप्शन अपना डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? याद होगा आपको, एक व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। इसने 1858 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब विभागीय प्रणाली। आपको याद होगा एक अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1961, नहीं हाँ भारत परिषद अधिनियम 1961, उसमें मैंने बताया था कि आज के जो मंत्रालय हैं, मंत्रिमंडल है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो वहीं से होती है। तो इसकी शुरुआत करता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग साहब होते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलक्कड़ दर्रा, पलक्कड़ दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पलक्कड़ दर्रा। ठीक है, आगे वन पारिस्थितिकी, वनों लिखा है वन पारिस्थितिकी, वनों जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन। वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत सामान्यतः किस कारक का अध्ययन नहीं किया जाता? किस कारक का अध्ययन नहीं किया जाता? जैवमंडलीय रासायनिक विज्ञान का किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मृदा की संरचना का भी किया जाता है। जलवायु विश्लेषण का भी अध्ययन हम करेंगे, लेकिन आर्थिक विकास का अध्ययन नहीं करेंगे हम लोग। किसका अध्ययन नहीं करेंगे? आर्थिक विकास का नहीं करेंगे। फिर राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है? क्या क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग की भूमिका है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करना। क्या करना? राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करना, यह है राज्य वित्त आयोग का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन कब पारित होता है? तो ये पारित होता है सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जलवायु से पाई जाती है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मतलब आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोम का अजैविक कारक है? कैसा कारक है? अजैविक। मैंने बताया था कि पानी, हवा, सूर्य, ये सब क्या है? तापमान, ये सब क्या है? अजैविक कारक है। जैविक कौन है? जैसे काई, शैवाल, जंतु, कीटनाशक, पेड़, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपके जैविक कारक है। कैसे हैं? जैविक कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है?
तो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। कौन सा अभियान? बाल विवाह मुक्त भारत। और कौन से मंत्रालय द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी जी के पास था, फिलहाल किसके पास है आप लोग चेक करके देखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, कौन सा क्वेश्चन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग, मतलब एनसी, एससी एंड एनसीएसटी, मतलब नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके बारे में किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया जाता है? तो आर्टिकल 338 जो है वो 338 और 338 ए। 338 ए में एनसीएसटी मतलब जनजाति है और 338 में क्या है? इसमें अनुसूचित जाति है, याद रखिएगा। और पहले अनुसूचित जाति जनजाति एक में ही थी, फिर क्या होता है कि सन 2003 में क्या होता है, इसको अलग किया जाता है 2003 में। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा क्या किया जाता है? एनसीएससी से एनसीएसटी को अलग कर दिया जाता है, याद रहना इस चीज को बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? जो क्षारीय मृदा धातु के रूप में कौन सी ऐसी धातु है जो जानी जाती है? तो आपकी जो मैग्नीशियम है वो क्या है? क्षारीय मृदा धातु के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्तर से क्या है? निम्न स्तर से